हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस क्या होता है, उसका डिफिनीशन समझेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डोमेन रेंज कोडोमेन क्या होता है, सब एक्सप्लेन करेंगे, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन और कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। क्योंकि अभी रिलेशन की शुरुआत है तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम अभी समझ आएगा भी नहीं, तो अभी बेसिक क्वेश्चंस ही देखेंगे। तो ये सारे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले रिलेशन स्टार्ट करें वो जानने से पहले, अगर तुम रिलेशन पहली बार सुनते हो तो तुम्हारे माइंड में डेफिनेट आता होगा कि रिलेशन है तो दो पर्सन के बीच में रिलेशन हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ मैथमेटिक्स में रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो दो पर्सन वाला रिलेशन मैथमेटिक्स के रिलेशन से डिफरेंट है, सेम है, पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है ये जानने के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल कॉन्सिडर कर रहे हैं। और जो एग्जाम्पल कॉन्सिडर करेंगे, जस्ट ये समझ लो कि रिलेशन को तुमको बेटर वे में बताने के लिए कॉन्सिडर किया जा रहा है। अभी कोई डिफिनेशन वगैरह नहीं बताने जा रहे हैं, डिफिनेशन क्रिएट करने के लिए, रिलेशन तुम बेटर ढंग से समझ पाओ उसके लिए हम एग्जाम्पल से सबसे पहले डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन को। रिलेशन कॉन्सिडर करने से पहले सिंपल हम दो सेट ले रहे हैं, और दो सेट ले रहे हैं तो रिलेशन पढ़ते समय तुमको यह भी पता चलेगा आखिर ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है वो रिलेशन से कैसे रिलेटेड है। क्योंकि हम रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस किए थे, तो ये भी क्लियर होगा। तो ए एंड बी टू सेट्स कंसीडर कर रहे हैं, और ए में कुछ मेंबर्स हैं, और जो मेंबर हम कंसीडर कर रहे हैं बहुत फैमिलियर हो गए। सपोज ये राजा दशरथ हो गए, और ये चार उनके बेटे राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न। अब ये ए सेट के 5 मेंबर हैं, मतलब ये ए सेट को तुम ए फैमिली कंसीडर करो, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इसलिए सेट नाम रख रहे हैं। तो ये ए सेट के एक मेंबर हो गए, और बी सेट के कुछ मेंबर हैं जिनमें है कौशल्या, सुमित्रा, कैकई, नाउ देन उसके बाद सीता, उर्मिला। अगर सब लोग रामायण पहले पढ़े हो या थोड़ा टीवी वगैरह देखते हो तो सबको पता चल जाएगा कि ये कौन है। फिर उसके बाद माधवी, मांडवी, एंड देन इसके बाद है श्रुतकृति। तो ये बताएंगे कौन कौन से ये सब, अगर थोड़ा बहुत रामायण वगैरह के बारे में है तो इन सब का नाम पता होगा। तो अब मेन हम लोग समझते हैं हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक सेट है जिसमें ये 5 मेंबर हैं, बी एक सेट है जिनमें ये 7 मेंबर्स हैं। अब यहां पे एक रिलेशन हम लिख रहे हैं, वाइफ ऑफ। हम एक रिलेशन लिख रहे हैं वाइफ ऑफ, क्योंकि हो सकता ए और बी में जो डिफरेंट मेंबर्स हैं वो अलग अलग रिलेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक रिलेशन कंसीडर कर रहे हैं, वो मेरा सिलेक्शन है। वो ऑलवेज जब भी रिलेशन होता है दो पर्सन के बीच में, वो रिलेशन बताया जाएगा तब तो हम ढूंढेंगे कि कौन सा मेंबर रिलेटेड है या नहीं है। अब जैसे हम बोलते हैं फादर, तो फादर एक रिलेशन है, तो फादर रिलेशन से एक फैमिली मेंबर का सारा मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर से रिलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ही पर्सन रिलेटेड हो सकते हैं। हो सकता है फादर मेंबर से एक ही फैमिली मेंबर का कुछ पर्सन रिलेटेड हो, तो डिफरेंट है। सबसे पहले हम रिलेशन एक सेलेक्ट कर रहे हैं, वाइफ ऑफ। तो अगर हम वाइफ ऑफ की बात करें तो इस रिलेशन से, ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन से ए का कौन सा मेंबर बी के किस मेंबर से रिलेटेड है, सबसे पहले ये हमको फाइंड करना है। तो वाइफ ऑफ एक रिलेशन है, दिस इज आवर सिलेक्टेड रिलेशन। अब इस रिलेशन से दशरथ किससे रिलेटेड होंगे, तो डिफरेंट है। इस केस में दशरथ, इट मींस दशरथ कौशल्या, तो दशरथ कौशल्या, तो हम लिखें वाइफ ऑफ। तो वाइफ ऑफ लिखें तो सबसे पहले वाइफ ऑफ के पहले जो एलिमेंट लिखते हैं वो ए का होना चाहिए, और वाइफ ऑफ के बाद जो एलिमेंट लिखते हैं वो बी का होना चाहिए। तो हम यहां पे ए लिख रहे हैं जो ए का मेंबर हो, और बी लिख रहे हैं जो बी का मेंबर हो। इट मींस ए बिलोंग्स टू द सेट ए, बी बिलोंग्स टू द सेट बी। तुम सोचो, ए में सारे मेल हैं, बी में सारे फीमेल हैं, तो ए इज वाइफ ऑफ बी, तो ए का कोई भी मेंबर बी के किसी मेंबर से रिलेटेड नहीं होगा।
समझ रहे हो? ये जो हम लिखे रिलेशन, ऑफ कोर्स तुम समझ सकते होगे कि दशरथ की वाइफ है कौशल्या और ये सुमित्रा क्या है, तीनों। तो इसका मतलब है कि ये तीनों रिलेटेड है, लेकिन हमको डिफाइन करना है रिलेशन क्या, कि ए से बी की तरफ रिलेशन यहां पे डिफाइन करना है। मतलब पहला जो एलिमेंट लिखेंगे वो एलिमेंट ए का होना चाहिए और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी का होना चाहिए। तो अब अगर हम इसी को लिख दें, दैट इज हस्बैंड ऑफ। तो हस्बैंड ऑफ में तुम डिफाइन कर सकते हो दशरथ कौशल्या से रिलेटेड, बिकॉज दशरथ इज हस्बैंड ऑफ कौशल्या। अगेन दशरथ इज हस्बैंड ऑफ सुमित्रा, दशरथ इज हस्बैंड ऑफ कैकेयी। तो यहां पे हम जो रिलेशन लिखे हस्बैंड ऑफ, उस रिलेशन से दशरथ इन तीनों से रिलेटेड, और भी हैं लेकिन हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं अभी, दशरथ इन तीनों से रिलेटेड है। लेकिन पहले वाले में क्या देखे थे, वाइफ ऑफ लिखे, उस रिलेशन से इसका कोई भी मेंबर इसके किसी भी मेंबर से रिलेटेड नहीं हो रहा है। उस रिलेशन से हम रिलेशन बदल रहे हैं, तो उस रिलेशन के बदलने से दशरथ इसके 3 मेंबर से रिलेटेड है, हस्बैंड। अब अगर हम राम की बात करें तो राम इज हस्बैंड ऑफ सीता, लक्ष्मण इज हस्बैंड ऑफ उर्मिला, भरत इज हस्बैंड ऑफ माधवी एंड शत्रुघ्न इज हस्बैंड ऑफ श्रुतकीर्ति। ये सबको पता हो। तो इस केस में ये तुम देख रहे होगे कि हम रिलेशन जब ये डिफाइन किया हस्बैंड ऑफ, तो ए के मेंबर्स बी के कुछ मेंबर से रिलेटेड हैं। तो जो मेरा पेयरिंग हो गया, रिलेशन में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ए के मेंबर की पेयरिंग बी के मेंबर के से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर कौन सा मेंबर की पेयरिंग करेंगे, ये डिपेंड करता है कि मेरा रिलेशन क्या है। अगर हम इसके पहले वाले रिलेशन की बात करें, वो था वाइफ, तो हम क्या देख रहे हैं कि वाइफ रिलेशन से ए का कोई भी मेंबर बी के किसी भी मेंबर से पेयर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बात करें यहां पे सेकंड रिलेशन हस्बैंड की, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इसके सारे मेंबर को हम बी के किसी ना किसी एक के साथ, एटलीस्ट एक के साथ, क्योंकि यहां पे तो 3 है, तो हम पेयरिंग कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सारे, इसमें और भी मेंबर्स होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन मेरा सिलेक्शन अभी इन 5 का ही है, और भी मेंबर्स होंगे, लेकिन अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं। तो अभी अगर हम इन सब पे बात करें, इन सब में तो एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। हो सकता है कोई और भी मेंबर होते जो हस्बैंड से रिलेटेड नहीं होते। तो इस केस में यहां पे कुछ ऐसे मेंबर हो सकते हैं जो किसी के भी हस्बैंड ना हो, इसमें और भी मेंबर्स होंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो डेफिनेट है वो रिलेटेड नहीं होंगे। तो ये समझ लो कि जब हम एक सेट का दूसरे सेट से रिलेशन बताते हैं, रिलेशन बताते समय हम ए के मेंबर की पेयरिंग बी के मेंबर के साथ करते हैं। तो उस पेयरिंग करते समय जो भी हमको पेयर मिलते हैं, वो सारे पेयर, अगर तुम्हारे माइंड में हो कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो सारे पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही मेंबर होंगे। अगर ए टू बी, इट मींस अगर तुम ए क्रॉस बी लिखो, तो ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से इस रिलेशन का भी पेयरिंग एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि जब हम ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो दशरथ को इन सब से पेयरिंग करेंगे, क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, बस फर्स्ट मेंबर ए का होना चाहिए, सेकंड मेंबर बी का होना चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम सारा पेयरिंग कर लेंगे, दशरथ का इन सातों से, राम का इन सातों से, लक्ष्मण का इन 7 से, भरत का इन 7 से, शत्रुघ्न का इन 7 से। तो अब उन सारे ऑर्डर्ड पेयर में से अगर हम इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला पेयर ढूंढे, तो डेफिनेट है वो सारा पेयर जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट होगा। तो ये समझो कि जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं एक सेट के मेंबर का दूसरे सेट के मेंबर के साथ, तो उस रिलेशन में जो भी होता है एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, और वो ऑर्डर्ड पेयर हमेशा उन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। और वो कौन दोनों सेट होगा, जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है। तो अगर रिलेशन ए के मेंबर का बी के मेंबर के साथ करते हैं, तो वो रिलेशन एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जो ऑर्डर्ड पेयर उन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही रिलेशन का डेफिनेशन बनने वाला है। रिलेशन बताने के लिए 2 एलिमेंट चाहिए।
हम एक एक मेंबर का बी के एक मेंबर के साथ रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो आखिर वो रिलेशन क्या होगा? तो रिलेशन एग्जैक्टली ऑर्डर्ड पेयर होता है, क्योंकि हम यहां पे पेयरिंग कर रहे हैं रिलेशन में। तो ऑर्डर्ड पेयर का एक कलेक्शन होता है, और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, और यही रिलेशन की डेफिनेशन है। तो अगर हम अब रिलेशन को बेटर वे में डिफाइन करें तो क्या होगा, अब देखा। हम मैथमेटिकल एग्जांपल भी देखेंगे, ये बस समझने के लिए था। देखते हैं, अगर एक बार समझ जाओगे रिलेशन का कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन, तो आगे के टॉपिक डोमेन रेंज ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर डिफाइन करना हो ए रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets A and B on which the relation is defined। इसको हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशन R is defined from A to B। रिलेशन R defined from A to B, इसको पहली बार है तो पढ़ने में ऐसा नहीं कि क्या पढ़ोगे, that is read as relation R defined from A to B। relation R defined from A to B। इसका मीनिंग यह है कि हम एक एक मेंबर का रिलेशन बी के मेंबर के साथ कर रहे हैं। तो जो भी वो रिलेशन होगा, वो रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा। इट मींस रिलेशन इज ए सेट व्हिच इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज डिनोटेड बाय आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन डिफाइन करने का ये मीनिंग समझो कि जब भी रिलेशन तुम डिफाइन करोगे ए टू बी, तो एक एक मेंबर का रिलेशन बी के किसी मेंबर के साथ कर रहे हो। तो डेफिनेट है जब एक एक मेंबर बी के एक मेंबर से रिलेटेड हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो रिलेशन डिफाइन किया है उस रिलेशन से ए के सारे मेंबर बी के सारे मेंबर से रिलेटेड हो। इसका अनदर एग्जाम्पल भी समझ सकते हो, जैसे सपोज ये एक तुम लोग का अपना घर कंसीडर करो, तुम्हारे अपने घर में जो भी फैमिली मेंबर हैं, तुम्हारे लिए जो कुछ भी अपने माइंड में सोचो। फिर ये सोचो कि तुम्हारे मैटरनल अंकल का एक घर है, मैटरनल अंकल तुम्हारे मामा का घर। अगर हम रिलेशन बोलें कि रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम योर फैमिली टू योर मैटरनल अंकल फैमिली, एंड दैट रिलेशन इज व्हाट, तो दैट रिलेशन इज मदर। द रिलेशन इज मदर, इट मीन्स तुम्हारे फैमिली मेंबर का कोई भी मेंबर का मदर तुम्हारे मैटरनल अंकल के फैमिली मेंबर में है। तो तुम सोचोगे कि तुम्हारी माँ का रिलेशन तुम्हारी नानी से, इट मीन्स अगर हम मदर बोलें तो तुम्हारी माँ, इट मीन्स मैटरनल अंकल के घर में ही तुम्हारी नानी रह रही होगी। तो डेफिनेट है तुम्हारी माँ का रिलेशन तुम्हारी नानी से हो सकता है। मतलब तुम्हारे फैमिली मेंबर में एक ऐसे मेंबर हैं जिनका रिलेशन उस फैमिली मेंबर में रह रहे एक मेंबर के साथ है। केवल एक ही ऐसा पेयरिंग हुआ, लेकिन बाकी के फैमिली मेंबर का डेफिनेट है कोई रिलेशन नहीं होगा। तो जो भी हमको एक पेयर मिला, वो एक पेयर डेफिनेट है उन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही मेंबर है। इसका मतलब जो रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर मिला, that is definitely subset of the Cartesian product of the two family। तो जब भी हम रिलेशन डिफाइन करते हैं दो सेट्स के बीच में, तो दो सेट्स के बीच में रिलेशन डिफाइन करने का मतलब है हम ए के एक मेंबर का रिलेशन बी के एक मेंबर के साथ कर रहे हैं। तो जो भी रिलेशन डिफाइन किया जाएगा उस पे डिपेंड करेगा कि आखिर कौन सा मेंबर ए का बी के किस मेंबर से रिलेटेड है, जो कि हम अभी एक एग्जांपल भी देखे थे। और अभी हम जो दशरथ एंड सीता राम जो दो सेट्स के साथ देखे उसमें भी हमको यही पता चला। तो अब तुम समझ सकते हो ये रिलेशन का डेफिनेशन कि रिलेशन जब भी डिफाइन किया जाएगा ए टू बी इस तरह से। यहां पे एक और बात, कई बार रिलेशन जब हम डिफाइन करते हैं तो हो सकता है एक सेट के मेंबर का अपने ही सेट में प्रेजेंट दूसरे मेंबर के साथ करना हो सकता है। जैसे हम अपने घर में रह रहे हो, जितने भी फैमिली मेंबर हैं, हम रिलेशन लिखे फादर, तो हम देखेंगे कि अपने ही फैमिली मेंबर में कौन से मेंबर का कोई दूसरा फैमिली मेंबर फादर है। तो जैसे हम हैं तो डेफिनेट है
हम हैं तो मेरे फादर का रिलेशन हमसे होगा, अगर कोई मेरा भाई है तो मेरा भाई का पेयरिंग मेरे फादर से होगा, मेरा पेयरिंग मेरे फादर से होगा। उसी तरह मेरी सिस्टर है तो मेरी सिस्टर का पेयरिंग मेरे फादर से होगा। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि हम जब भी रिलेशन डिफाइन करते हैं उसके लिए 2 मेंबर चाहिए। वो 2 मेंबर या तो एक सेट के हो सकते हैं या तो फिर दोनों डिफरेंट सेट्स के होंगे। अगर सेम सेट के होंगे तब भी रिलेशन में डिफाइन किया जाएगा, डिफरेंट के होंगे तब भी डिफाइन किया जाएगा। अगर डिफरेंट के होंगे तो ये दोनों डिफरेंट होगा। लेकिन अगर सेम सेट के होंगे एंड sometimes if both the element on which the relation is defined belongs to the same set, it means sometimes if relation is defined on a single set, relation is defined on a single set, then relation R is defined from A to A, that is R is subset of their Cartesian product A cross A। ये समझना, इसका मीनिंग है कि हम एक ही एक मेंबर का रिलेशन एक ही दूसरे मेंबर के साथ कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। हम आगे कुछ क्वेश्चंस में भी देखेंगे। तो यहां के लिए बस ये समझ लो कि जब भी हम रिलेशन डिफाइन करते हैं एक सेट से दूसरे सेट का, तो वो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट इट मींस R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता है। हम उसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से समझोगे आप लोग, ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे और आगे एग्जांपल से और क्लियर होगा। हो सकता है किसी को डाउट रहा हो, डेफिनेशन ओरिएंटेड है, जब तक हम एग्जांपल नहीं देखेंगे तब तक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो अगर प्रॉब्लम है कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी हम आगे एग्जांपल से इसको और बेटर वे में क्लियर करेंगे। तो सब लोग इसको नोट डाउन कर लो, देखते हैं आगे एग्जांपल। सपोज हम A एक सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, और B एक सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 एंड 5, और इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लें A क्रॉस B। तो सब लोग लिख सकते हो जस्ट 1 4 1 5, 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 एंड 3 5। ये अब उसके बाद हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। ए रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। तो जब भी रिलेशन A टू B डिफाइन किया जाता है तो वो रिलेशन क्या है? तो दैट इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A, B। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी यही था, लेकिन यहां पे समझना, दैट इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A, B in which first element belongs to the set A and second element belongs to the set B, and definitely A and B are related with the particular relation। यहां पे रिलेशन क्या है? that is A is equal to B minus 2। A is equal to B minus 2, ये देख रहा। तो A is equal to B minus 2। अब हमको इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हैं। A, B इट मींस ये रिलेशन ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जिसका फर्स्ट एलिमेंट A का है, सेकंड एलिमेंट B का है। अगर केवल इस कंडीशन को कंसंट्रेट करो तो ये कंप्लीट A क्रॉस B को डिनोट करता है। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने होते तो ये सारे हो जाते, लेकिन अब बोला गया कि ये कंडीशन के साथ साथ एक और रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और ये मेरा ये स्पेशल डिफाइंड रिलेशन है। इट मींस हम जो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे उसका फर्स्ट और सेकंड इस रिलेशन से रिलेटेड भी होना चाहिए। ये कंडीशन को भी पूरा करना चाहिए, और ये कंडीशन को पूरा करने का मीनिंग है कि A क्रॉस B का मेंबर होना चाहिए, और उसके अलावा एक पार्टिकुलर रिलेशन को भी फॉलो करना चाहिए। तो जब हम इस रिलेशन को फॉलो करने वाला ऑर्डर्ड पेयर ढूंढेंगे तो डेफिनेट है इन्हीं में से ढूंढना होगा, क्योंकि इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला भी है। तो अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ऑर्डर्ड पेयर इनमें से ढूंढे तो वो कौन कौन सा होगा, ये जानने के लिए करना क्या है, ये देख लो कि जस्ट B इज इक्वल टू A प्लस 2 लिख सकते हो। तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से एक ज्यादा होना चाहिए। तो क्या इसमें कहीं पे भी है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से एक ज्यादा हो? फर्स्ट एलिमेंट 2
ग्रेटर होना चाहिए, a प्लस टू इज इक्वल टू बी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से 2 ग्रेटर हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं है, देख रहे हैं कहीं ग्रेटर नहीं। सेकंड एलिमेंट ग्रेटर है, सेकंड एलिमेंट ग्रेटर है, तो जस्ट हम a इज इक्वल टू बी माइनस टू का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड एलिमेंट से 2 ग्रेटर होना चाहिए था, एक भी ऐसा नहीं है। तो अगर इस रिलेशन को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि इसमें हम एक भी एलिमेंट नहीं लिखे हैं, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेट का वो है सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर इसी का रोस्टर फॉर्म लिखें तो ये इम्पटी हो जाएगा। तो इम्पटी कहने का मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन से ए का कोई भी मेंबर बी के किसी भी मेंबर से रिलेटेड नहीं है। और ये जो एग्जांपल मिला हमको आर, इसको हम R1 नाम रख देते हैं। तो ये जो हमको R1 मिला, ये R1 एक इम्पटी रिलेशन होगा। इम्पटी रिलेशन कहने का मतलब ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन के थ्रू ए का कोई भी मेंबर बी के किसी भी मेंबर से रिलेटेड नहीं है। ये तुम समझ रहे होगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो R1 एक इम्पटी रिलेशन हो गया। अब अगर R1 इम्पटी हो गया तो हम एक और रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, R2 A to B such that A, B in which, ये तो सब में होगा B belongs to B। अब रिलेशन हम चेंज कर दे रहे हैं, A is equal to just B plus 2। अब सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से 2 ग्रेटर होना चाहिए। तो सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से 2 ग्रेटर हो, वो अगर ढूंढो तो एक मिल जाएगा 2 4 और एक मिल जाएगा 3 and 5, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से 2 ग्रेटर है। तो अगर हम इसको करेस्पॉन्डिंग रोस्टर फॉर्म में लिखें तो रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा जस्ट 2, 4 एंड 3, 5। तो ये जो रिलेशन मिला ये एक रोस्टर फॉर्म होगा। तो हम इन दोनों ही रिलेशन में क्या देख रहे हैं कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो भी ऑर्डर्ड पेयर है वो ऑर्डर्ड पेयर डेफिनेट है, A क्रॉस B का ही मेंबर होगा। ऐसे भी ये इम्पटी है, तो इम्पटी तो सबका सबसेट होता है। इट मींस वी कैन से दैट हियर R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और यहां पे हम जो R2 लिखे हैं वो R2 में प्रेजेंट ऑर्डर्ड पेयर भी इसी का मेंबर है। सो R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो जब भी हम रिलेशन A to B डिफाइन करते हैं तो A to B डिफाइन करते समय रिलेशन हमेशा याद रखना वो एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट था, रिलेशन भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, लेकिन रिलेशन में एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि वो एक पार्टिकुलर रिलेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में बस इतना ही था, लेकिन रिलेशन में एक एक्स्ट्रा कंडीशन हो जाता है। ये रिलेशन कोई जरूरी नहीं कि सब में यही हो, अलग अलग डिफाइन हो सकता है। यहां पे हम 2 अलग अलग रिलेशन डिफाइन किए 2 सेम सेट्स के ऊपर, और भी रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं। तो रिलेशन सिंपल समझो 2 एलिमेंट के बीच में करना है, जिसमें दोनों एलिमेंट या तो एक सेट का हो सकता है या तो डिफरेंट सेट्स का हो सकता है। सेम सेट का हुआ तो यहां पे A to A लिखा होता है, यहां A to A हो जाएगा अगर सेम सेट का हुआ। अगर डिफरेंट का हुआ जैसा इस क्वेश्चन में है तो A to B हो जाएगा। तो इसका मतलब है रिलेशन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 सेट ऑन विच द रिलेशन इज डिफाइंड। तो यह है सिंपल रिलेशन का डेफिनेशन, और हम अभी और एग्जांपल से देखेंगे क्योंकि रिलेशन को हम डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे। तो रिलेशन को अगर हम रिप्रेजेंटेशन में देखें, हम 2 रिप्रेजेंटेशन देखें, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म, ये दोनों सेट बिल्डर फॉर्म है, और अगर हम ऑर्डर्ड पेयर को लिखें तो ये रोस्टर फॉर्म हो जाता है। हम इसका एक और वर्जन देखेंगे, एरो डायग्राम। होते 4 है, एक लैटिस फॉर्म भी होता है जो हम कोऑर्डिनेट प्लेन में करते हैं, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन हम लोग समझेंगे रिलेशन को एरो डायग्राम से, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म से। तो हम कुछ और एग्जांपल के थ्रू वो तीनों डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे अभी कि किसी भी रिलेशन को अगर A to B डिफाइन किया जाए तो ऐसे कितने रिलेशन हो सकते हैं। मतलब A डिफाइन किया गया, B डिफाइन किया गया, A और सेट B सेट दोनों पता है कितने एलिमेंट हैं। तो अब तुमसे पूछें कि हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B, कितने रिलेशन ऐसे बनाए जा सकते हैं, वो देखते हैं नेक्स्ट आगे के सेक्शन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम रिलेशन को और बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। A -1 0 2 B 3 4 5।
तो रिलेशन डिफाइन करने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिए हैं, क्योंकि रिलेशन A क्रॉस B का ही सबसेट होता है। अब रिलेशन क्या डिफाइंड है, दैट इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर AB, फर्स्ट एलिमेंट A बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट A, सेकंड एलिमेंट B बिलोंग्स टू द सेकंड सेट B, एंड द टू एलिमेंट A and B of the relation satisfy this condition। तो अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हम ऑर्डर्ड पेयर जब ढूंढेंगे तो A क्रॉस B में ही ढूंढेंगे। क्यों A क्रॉस B में ढूंढेंगे? क्योंकि ये सारे कंडीशन एग्जैक्टली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के हैं। तो अब जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला है इन्हीं में से कोई मेंबर होगा। तो अब हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर लें तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर हम रोस्टर फॉर्म ढूंढेंगे तो रोस्टर फॉर्म ढूंढने का मतलब है अब इसी रिलेशन को सिंपल ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना। तो देखते हैं R इज इक्वल टू A माइनस B ग्रेटर देन 3। कहने का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट माइनस सेकंड एलिमेंट ग्रेटर देन 3 हो। तो फर्स्ट माइनस सेकंड एलिमेंट मतलब -1 -3, वो तो -4 हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 नहीं होगा। तो -1 3 रिलेशन में हम नहीं लिख सकते, समझना। A माइनस B मतलब -1 -3 -4 होगा, 3 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट -1 -4 -5 होगा, अगेन 3 से बड़ा नहीं है। -1 -5 -6 होगा, ये भी नहीं होगा। 0 -3 ये भी नहीं होगा। 0 -4 ये भी नहीं होगा। 0 -5 ये भी नहीं होगा। 0 -3 ये भी नहीं। 2 -4 ये भी नहीं। 2 -5 ये भी नहीं होगा। 2 -5 3 से तो बड़ा नहीं है, यहां पे बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो अगेन एम्पटी हो जाएंगे। ये समझना इसका डिफरेंस। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट केस, क्योंकि हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो जस्ट पॉसिबिलिटी समझना, हम बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, ये एक एम्पटी हो जाएगा। अब अगर हम रिलेशन चेंज कर दें A प्लस B ग्रेटर देन 3, तो अब देखना है कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके 3 से बड़ा हो जाना चाहिए। तो -1 और 3 ऐड कर दे 2, 3 से बड़ा नहीं है। -1 एंड 4 3 होगा लेकिन 3 से बड़ा नहीं है। -1 + 5 4 होगा, 3 से बड़ा है। तो जो पहला ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है -1, 5 होगा। फिर 0, 3 तो 0 + 3 से बड़ा नहीं होगा। 0 + 4 ये हो जाएगा 0 + 4। फिर 0, 5 अगेन 3 से बड़ा है। 0, 5 0 + 5। फिर 2 + 3 5 3 से बड़ा है, ये भी हो जाएगा। फिर 2 + 4 6 ये भी हो जाएगा। 2, 4 और फिर 2, 5 भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मिला ये रोस्टर फॉर्म हुआ। अब इसी को एरो डायग्राम में देखना है, वो देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बाय एरो डायग्राम। एरो डायग्राम ड्रॉ करना और भी सिंपल है। एरो डायग्राम के लिए सबसे पहले सबको रोस्टर फॉर्म में लिखने आ जाना चाहिए, क्योंकि उससे एरो डायग्राम ड्रॉ करना बहुत सिंपल होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेट के लिए बना लेंगे एक सर्किल। सर्किल तो नहीं है, जस्ट क्लोज फिगर तुम कोई भी बना सकते हो ना। तो अब A और B तो -1 0 एंड 2 और B में प्रेजेंट 3 4 एंड 5। तो जस्ट अब ये रिलेशन है, तो रिलेशन R डिफाइंड फ्रॉम A टू B को कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका मीनिंग ये हो जाता है कि जस्ट वी आर डिफाइनिंग ए रिलेशन R फ्रॉम A टू B। ना अब पेयरिंग करनी है, तो A का कौन सा मेंबर B के किस मेंबर से पेयरिंग होगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो डेफिनेटली ऑलरेडी हम चूज कर चुके हैं रोस्टर फॉर्म में। तो -1, 5 तो -1 की पेयरिंग 5 से कर लेंगे। 0, 4 0 की पेयरिंग 4 से कर लेंगे। फिर 0, 5 0 का पेयरिंग 5 से भी करेंगे। 2, 3 2 का 3 से करेंगे। 2 का 4 से भी करेंगे और फिर 2 का 5 से भी करेंगे। तो ये जो देख रहे होगे इस रिलेशन में जो हम पेयरिंग कर रहे हैं वो पेयरिंग A क्रॉस B के पेयरिंग का ही कुछ पार्ट है, क्योंकि A क्रॉस B में हम सारे जितना भी पॉसिबल पेयरिंग है वो कर देते हैं। लेकिन हम इस रिलेशन में जो पेयरिंग की है वो सारे पॉसिबल पेयरिंग नहीं किए, क्योंकि -1 3
से भी पेयर हो सकता था, 4 से भी, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो सकता था। यहां रिलेशन में पेयरिंग नहीं हो सकता क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये इसका मतलब है कि रिलेशन में जो भी हम पेयरिंग करते हैं वो पेयरिंग उन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ पेयरिंग होता है, सारा पेयरिंग नहीं होता, उनका ही कुछ नंबर ऑफ पेयरिंग होता है। इसलिए बोलते हैं कि जब भी हम रिलेशन डिफाइन करते हैं दो सेट के ऊपर, तो वो रिलेशन में प्रेजेंट ऑर्डर्ड पेयर हमेशा A क्रॉस B का ही मेंबर होता है। इट मींस रिलेशन R इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो अब यहां से सबको क्लियर होगा कि रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट क्यों होता है, और रिलेशन डिफाइन करने से पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों डिस्कस किए थे, ये क्लियर होगा। तो यहां से हम लोग रिलेशन का डिफिनेशन समझे, रिलेशन को 3 डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करने का टेक्निक देखे, सेट, बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम। तो अब यहीं से नेक्स्ट सेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज। तो हम इस एग्जांपल में डोमेन, रेंज और कोडोमेन तीनों बता देते हैं और उसका प्रॉपर डिफिनेशन भी बताएंगे। अगर किसी को रिलेशन लिखने आ जाए, किसी को भी रिलेशन लिखने आ जाए रोस्टर फॉर्म में, एरो डायग्राम में, तो किसी भी रिलेशन का एग्जैक्टली डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ एनी रिलेशन आर इज व्हाट, तो दैट इज द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन द रिलेशन। मतलब इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन डोमेन हो जाएगा उस रिलेशन का। तो -1 0 0 ही है, सेम 2, तो इट मींस डोमेन इसका हो जाएगा -1 0 एंड 2। तो किसी भी रिलेशन का अगर डोमेन लिखना हो तो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन उस रिलेशन का डोमेन हो जाएगा। और सिंपल रेंज, तो जो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन है, रेंज ऑफ द रिलेशन R विल बी द कलेक्शन ऑफ द सेकंड एलिमेंट। इट मींस 5 4 3, ये 3 है, इट मींस 5 4 एंड 3। कोई जरूरी नहीं हो कि ये रेंज हमेशा B के इक्वल हो जाए, क्योंकि हो सकता है इसका कोई एलिमेंट इसके किसी से पेयर ना हुआ हो। तो ये इस केस में है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल तुमको मिलेंगे जिसमें हो सकता है कि इसका कोई मेंबर इसके किसी भी मेंबर से पेयर्ड ना हुआ हो, लेकिन यहां पे हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मतलब डोमेन का मतलब समझो, रिलेशन में प्रेजेंट जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन डोमेन होगा, सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन रेंज होगा। और एक और टर्म होता है दैट इज कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। और कोडोमेन सिंपल वो फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। जब भी रिलेशन R A टू B डिफाइंड हो, A टू B, तो ये जो सेकंड दिख रहा है B, वो हमेशा कोडोमेन होता है। इट मींस कोडोमेन इज ऑलवेज B। अगर रिलेशन R A टू B डिफाइंड है तो B हमेशा कोडोमेन हो जाएगा, और अगर रिलेशन R A टू A डिफाइंड है तो A हमेशा कोडोमेन हो जाएगा। लेकिन डोमेन और रेंज हमेशा बदलता रहता है, वो डिपेंड करता है कि उस रिलेशन में जो प्रेजेंट पेयरिंग है, वो प्रेजेंट ऑर्डर्ड पेयर है, उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है, सेकंड एलिमेंट कौन कौन सा है। तो इस तरह से ये तुमको टर्म मिला डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में। अगर इसी को जनरलाइज करो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन, उसको भी हम डिफाइन कर देते हैं। ये एग्जांपल सब लोग लिख लेना क्योंकि इस एग्जांपल से तुमको पता चलेगा कि हम रिलेशन को डिफरेंट वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर डिफिनेशन ऑफ द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। तो अब जनरल रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन देखो। ये जो है रिलेशन का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्या रिलेशन R डिफाइंड फ्रॉम A to B is a set of ordered pair in which first element belongs to the set A, second element belongs to the set B and A is related to B by a particular relation। और ये जो R है वो उस particular relation के लिए। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको हम जस्ट बोलते हैं A is related to B। A is related to B। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें कि 2,3 एक रिलेशन में प्रेजेंट है, 2,3 एक रिलेशन में प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं 2 रिलेटेड टू 3। तो जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन का एक सिंपल टेक्निक होता है। हम अभी जनरल की बात कर रहे हैं तो जनरल ही लिख रहे हैं। तो सपोज ये एक जनरल फॉर्म हो गया, तो हम अभी डोमेन क्या लिखे थे, तो डोमेन ऑफ एनी रिलेशन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन द रिलेशन। तो क्या लिखेंगे डोमेन,
दैट इज इक्वल टू सेट ऑफ A in which A is related to B. इसका मीनिंग समझो, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज A in which A is related to B. मतलब जब A B से रिलेटेड है, मतलब जिस A का पेयरिंग B के साथ किया जा चुका है, ऐसे जितने भी A के वैल्यू हैं वो सारे A के वैल्यू उस रिलेशन के डोमेन होंगे। मतलब वही है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है, उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट एग्जैक्टली उस फंक्शन का रिलेशन का डोमेन होगा। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज इज व्हाट, तो दैट इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर which is present in the relation, it means B in which A is related to B, and अगर कोडोमेन लिखें, कोडोमेन is completely B। अगर A to B डिफाइंड है तो B हमेशा कोडोमेन होगा। तो ये सिंपल जनरल डिफिनेशन हुआ डोमेन, रेंज और कोडोमेन का। हम एग्जांपल से फाइंड करना भी सीखेंगे। यहां से हम एक और देख रहे हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम A to B। मतलब A में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ये पता है, B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने पता है, तो A to B टोटल कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो ये जनरल डेफिनेशन सब लोग लिख लो ना। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन, ये डिस्कस करने से पहले एक और टर्म याद दिला दे। अगर सपोज किसी सेट A में P नंबर ऑफ एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A, then number of possible subsets of A is equal to 2 to the power P। A के पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power P होते हैं। अब अगर हम बात करें रिलेशन में, तो सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is equal to P and number of element in set B is equal to Q, then number of एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू PQ। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में। मतलब A में P नंबर ऑफ एलिमेंट है, B में Q नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, इट मींस कितने एलिमेंट होंगे, तो PQ होंगे। अब सोचो A क्रॉस B एक ऐसा सेट है जिसमें PQ नंबर ऑफ एलिमेंट है, और जब भी रिलेशन A टू B डिफाइन किया जाता है तो वो ऑलवेज A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो A क्रॉस B का टोटल जितना पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं वही नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन होगा, क्योंकि रिलेशन हमेशा A क्रॉस B का सबसेट है। तो हम लिख सकते हैं द टोटल पॉसिबल रिलेशन, टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम A to B is equal to number of possible subsets, number of possible subsets of A क्रॉस B। क्योंकि रिलेशन हम डिफाइन कर चुके हैं पहले ही, A क्रॉस B का सबसेट होता है, तो A टू B उतने ही रिलेशन होंगे जितना A क्रॉस B का सबसेट है। तो A क्रॉस B का टोटल कितना सबसेट है ये जानने के लिए A क्रॉस B में अगर PQ नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 टू द पावर PQ। इसका मतलब कि A टू B में टोटल कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, तो 2 टू द पावर PQ। एक एग्जांपल से देखो, अगर हम A इज इक्वल टू लिख दें, दैट इज -1, 0, 2, और B इज इक्वल टू लिख दें, दिस इज 3, 6। तो अब यहां से लिखें नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B, number of relations that can be defined from A to B, so that is equal to 2 to the power PQ, where P is what, the number of element in set A, and Q is number of element in set B। 3 into 2, 2 to the power 6 is equal to 64। तो अगर कभी भी दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट पता हो तो फ्रॉम फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट टोटल कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो ये था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A टू B। तो हम लोग रिलेशंस में क्या क्या देख चुके हैं,
कि रिलेशन आखिर ऑर्डर्ड पेयर से कैसे रिलेटेड है। रिलेशन आर इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब उसके बाद रिलेशन में हम ये देखें कि रिलेशन को हम डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम के थ्रू, और उस रिलेशन में डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होता है, और ए टू बी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं। तो ये रिलेशन का बेसिक हुआ कि ये रिलेशन क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन, कितने रिलेशन हो सकते हैं, उसका डोमेन होगा, रेंज होगा, इन सब के बारे में। तो अब इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सिंपल प्रैक्टिस कर लेंगे, और उन क्वेश्चंस के बाद जब रिलेशन का बेसिक क्वेश्चन तुमको बनाना आ जाएगा, तब रिलेशंस के ऊपर जो टाइप्स हैं, वो कुछ टाइप्स हैं, वो समझना आसान हो जाएगा। तो ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे, जो जनरल डिफिनीशन है और जो जनरल नंबर ऑफ रिलेशंस हमको मिला। एक सिंपल क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। लेट R be the relation on the set n. n just represent the natural number, सब लोग को पता हो, defined by R is equal to defined on the set of natural number। इसका मतलब ये समझो कि यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइंड है, R डिफाइंड फ्रॉम n to n है। ऑन द सेट n का मतलब ये हो जाता है कि जिस सेट से जिस सेट को रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है वो दोनों n है। अब वो क्या है, तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर definitely first and second belongs to the natural as well as satisfy this condition। तो अब हमको ऐसे दो नेचुरल नंबर पता करने हैं, दो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और वो दोनों नेचुरल नंबर का जो भी पेयरिंग बनते चला जाएगा वो इस रिलेशन का सबसे पहले रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो पहले R फाइंड करना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो नेचुरल नंबर तो डिफरेंट है, अगर इसको 1 रखें तो यहाँ 11 आ जाना चाहिए, ये अब 11 कभी नहीं आ सकता क्योंकि b को नेचुरल ही रखना है। तो अगर इसको 2 रखें तो डिफरेंट है, ये 2 रखेंगे तो उसके बाद इस साइड क्या आ जाएगा 10, और 3b इज इक्वल टू 10, डेफिनेट है, अगेन b नेचुरल नहीं रहेगा। तो जस्ट उसी तरह से तुमको चेक करना है कि और b क्या रखें तो ताकि नेचुरल रहे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अब अगर हम सिंपल इसी को पुट करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद a को फाइंड करते हैं, तो अगर हम b को 0 तो कभी नहीं रख सकते, अगर b को 1 रख लें, तो अगर हम b को 1 रख लेते हैं तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू सिंपल 9, इट मींस a का आ जाएगा 9,1। अगर हम इसको 2 रख लें तो b इज इक्वल टू 2, इट मींस ये 6 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 6, इट मींस 6,2। फिर उसी तरह इसको हम 3 रखें, b इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू 3 ये 9 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 3, इट मींस 3,3। और अगर इसको 4 रख लें तो ये 0 रखना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। ये फाइंड करना सबके लिए आसान होगा। अब हम सेकंड पे आते हैं, फाइंड करना है डोमेन। तो अगर इसका डोमेन लिखना है तो डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में मिला उसके फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, 9, 6 एंड 3, इट मींस यही लिख देंगे। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, 3, 6, 9 में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड वन है रेंज लिखना, तो रेंज का मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन 1, 2, 3 है, तो ये 1, 2, 3 हो जाएगा। तो ये तुम देख रहे होगे कि यहां पे डोमेन 963 है, और ये जो रिलेशन R है कुछ इस तरह से डिफाइन है, नेचुरल टू नेचुरल। तो इसमें भी नेचुरल टू नेचुरल, तो ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। तुम क्या देख रहे हो, डोमेन में केवल 3 मिले और रेंज में भी केवल 3 मिले। तो अब अगर इस सेंस में कोडोमेन पूछा नहीं गया है, अगर पूछा जाता कोडोमेन तो वो कितना लिख देते, क्योंकि डेफिनेट है कोडोमेन हमेशा R डिफाइंड फ्रॉम A टू B में ये कंप्लीट B होता है, तो यहां पे कोडोमेन कंप्लीट नेचुरल हो जाएगा। अब अगर इसी को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करने को कहा जाता तो जस्ट एक नेचुरल नंबर और एक ये दूसरे नेचुरल नंबर, इसमें कुछ एलिमेंट्स इट मीन सारे नेचुरल नंबर हो जाते, तो सारे नेचुरल नंबर को डिनोट करना पॉसिबल नहीं है, तो डॉट 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 से काम चलाते। अब ए में कौन है 963, तो इट मीन 9, इट मींस डेफिनेट है, कहीं कहीं करना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और भी है इंफिनिटी तक, और फिर इसमें 1, 2, 3, 1, 2, 3 और भी है इंफिनिटी तक। अब रिलेट करना हो तो 9 1 से रिलेटेड है, 6 2 से, तो 9
1 से रिलेटेड है, 6 2 से रिलेटेड है, और फिर उसके बाद 3 3 से रिलेटेड है, 3 3 से। तो ये एरो डायग्राम हो गया। तो जस्ट इस फॉर्म में रिलेशन था सेट बिल्डर फॉर्म में। हम एरो डायग्राम में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, डोमेन फाइंड कर सकते हैं, रेंज फाइंड कर सकते हैं, कोडोमेन फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल होगा, रिलेशन को डिफाइन किया जाएगा इस फॉर्म में। हो सकता है सेट बिल्डर में लिखा रहे, रोस्टर में पूछा जाए, डोमेन पूछा जाए, कोडोमेन पूछा जाए, रेंज पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन तुम लोग बना सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Let A is equal to 1 2 3 4 5 6 and this relation R is defined on the same set A. It means relation R is defined from A to A. Now relation R is what? Set of ordered pair x comma y where second element y is 1 greater than the first element. First we have to write the relation in arrow diagram. So first to write the relation in arrow diagram, first draw set A and then again set A, because relation R is defined from A to A. Represent the element of the set A by dot. It means 1 2 3 4 5 6. Again same inside A 3 4 5 and 6. अब हम पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। Y is equal to x plus 1 and the second element is 1 greater than the first element. So second element, it means y is 1 greater than the first. It means 1 is related to 2 because 2 is 1 greater than 1. Again 2 is related to 3, 3 is 1 greater than 2, 3 is related to 4, 4 is related to 5 and 5 is related to 6. तो इस तरह से हम इस रिलेशन को एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए, और ये चाहो तो इस तरह से शो करने के लिए रिलेशन R is defined from A to A. अब सेकंड, राइट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो फर्स्ट इट मींस अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होता है? फर्स्ट ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसका फर्स्ट एलिमेंट, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन में प्रेजेंट हो और उनके फर्स्ट एलिमेंट का कनेक्शन। तो डिफरेंट है, अगर इसको तुम रोस्टर फॉर्म में लिखो तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 लिखना होगा। तो एरो डायग्राम से अगर डोमेन लिखना हो तो ये देखो कि एरो डायग्राम में फर्स्ट सेट का कौन सा मेंबर एरो से कनेक्टेड है। सिंपल, तो 1 2 3 4 5, इट मींस डोमेन में आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब रेंज की बात करें तो रेंज सिंपल 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 में यही सर आएगा सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन। इट मींस एरो डायग्राम के थ्रू समझना हो रेंज तो वो सारे एलिमेंट जो सेकंड में एरो से कनेक्टेड हो। तो सेकंड में एरो से कनेक्टेड 2 3 4 5 6 है, तो ये रेंज हो जाएगा। और कोडोमेन ये तो फाइंड करना ही नहीं है, अगर रिलेशन A to B है तो B कोडोमेन होगा, अगर A to A है तो A कोडोमेन होगा। तो यहां A to A है तो जो कंप्लीट A सेट है वही इसका कोडोमेन होगा। 1 2 3 4 5 6 यही कोडोमेन है। तो अब तुम लोग रिलेशन पे बेस्ड सिंपल बेसिक प्रॉब्लम बना सकते हो ताकि तुम रिलेशन को समझ सको कि वो ऑर्डर्ड पेयर से कैसे रिलेटेड है, रिलेशन को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करना। तो नेक्स्ट लेक्चर भी रिलेशन से ही रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ रिलेशन एंड सम टाइप्स ऑफ रिलेशन, इम्पिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। इम्पिटी का एक एग्जांपल भी देखे थे, यूनिवर्सल रिलेशन देखेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर भी रिलेशन का ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और सब लोग इसका जाकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सिंपल क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, क्योंकि जब तक तुम 11th 12th दोनों के रिलेशन फंक्शन को नहीं समझ लेते तुम जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो अभी बेसिक क्वेश्चन सब लोगों को प्रैक्टिस करना है।